स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग एसएससी जीडी का अभ्यास प्रश्न पत्र कर रहे थे। उसी प्रश्न पत्र में हम आज अगला सेट पेपर करने वाले हैं, सेट पेपर 19। इसी 19 प्रश्न पत्र में इसको आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको बता दूं। आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, तब आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको दिखेगी। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एसएससी जीडी का ये ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो एसएससी जीडी में आपको ये जो 19 सेट पेपर हैं पूरे के पूरे, यानी 1 से लेके 19 तक आपको सारे सेट पेपर मिल जाएंगे और यहाँ पे आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यह जो सेट पेपर है ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। एक छात्र ने पूछा था कि मैम ये टेस्ट पेपर फ्री हैं क्या, तो ये टेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री हैं, आप जाके आराम से वहाँ पर दे सकते हैं। और उसके साथ साथ इसकी जो व्याख्या है हर टेस्ट पेपर की, वो व्याख्या आपको YouTube पर दी गई है, तो आप सारी व्याख्या को भी देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपना अभ्यास कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप में से बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे मैम आपकी कौन कौन सी किताब आती हैं, तो किताब आपकी अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पर आपको मिल जाएंगी। यूपीएसआई कांस्टेबल की किताब आपकी आ चुकी है, ये किताब आपको मिल जाएगी। एसएससी जीडी की किताब है शब्दावली, यानी जो आप वो शब्द सीखना चाहते हैं, पर्यायवाची विलोम शब्द, उन सब के लिए बुक है। और यूपी ट्रिपल एससी पैट की वाली वो जो बुक है वो आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, तो फटाफट से हम देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। वाक्य दिया हुआ है, जब मैंने उससे पूछा तब पता चला कि परीक्षा के दिन तक उसने एक ... भी नहीं पढ़ा था। तो क्या नहीं पढ़ा था? उसने एक वाक्य भी नहीं पढ़ा था, उसने एक पुस्तक भी नहीं पढ़ा था, उसने एक शब्द भी नहीं पढ़ा था, या उसने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा था। तो ध्यान दीजिए, पुस्तक तो कट जाएगा, क्योंकि अगर पढ़ा था लिखा है तो पुस्तक नहीं होगा, पुस्तक के लिए पढ़ी थी होना चाहिए था, तो पुस्तक कट गया। अब ये तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये बता रहा है कि परीक्षा होने वाली थी और उसने कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो कुछ भी नहीं पढ़ा था जब हम उस चीज़ को बताते हैं तो हम बिल्कुल छोटे से छोटी चीज़ को लेकर जाते हैं। तो वाक्य सबसे बड़ा होता है इन तीनों में, तो वाक्य कट जाएगा। शब्द फिर वाक्य से छोटा होता है लेकिन अक्षर से बड़ा होता है, तो शब्द भी कट जाएगा। अब उत्तर आपका आ गया अक्षर, यानी परीक्षा के दिन तक उसने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा था। इस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है। हमें त्रुटि के बारे में जानना है। तो दिया है, यदि सरकार जनता की परेशानियों पर ध्यान नहीं देगी तो जनता बगावत कर देगी। अब इस वाक्य में क्या गलती है? तो वाक्य में तो हमें कोई गलती नजर नहीं आ रही। तो जब हमें वाक्य में गलती नजर नहीं आती है तब हमें उस पर, उसकी वर्तनी पर ध्यान देना होता है कि कहीं किसी शब्द की वर्तनी में अशुद्धि तो नहीं है। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि यदि सरकार जनता की परेशानियों जो दिया हुआ है, तो परेशानियों में बड़ी ई नहीं, हमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करना चाहिए था, क्योंकि बहुवचन बना है, नियम कहता है। तो इसलिए परेशानी जो शब्द है परेशानियों, ये इसकी वर्तनी गलत हो गई। तो अशुद्धि जो है वो किस में हो गई? 2 में हो गई। और जब 2 में ये अशुद्धि हो गई तो आपको देखना है कि 2 कहाँ पर दिया हुआ है। तो 2 हमारा यहाँ दिया हुआ है बी में, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा और ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। विलोम आपको बताना है। शब्द दिया है तेजस्वी, शब्द दिया है निस्तेज। अब तेजस्वी का विलोम देखना है। निस्तेज होता है, निस्तेजस्वी होता है, अतेजस्वी होता है, या चमकदार होता है। ठीक है, तो तेजस्वी शब्द का मतलब होता है जिसके अंदर तेज हो, तेज से युक्त, और इसका विलोम हो जाएगा जिसके अंदर तेज न हो। तो निस्तेज कहते हैं हम जिसके अंदर तेज नहीं होता, तो ये इसका विलोम हो जाएगा, बाकी सब कट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अब शब्द दिया है आधुनिकीकरण। तो आधुनिकीकरण 4 तरीके से लिखा हुआ है, तो अब देखो इसे आप समझ लो, शब्द किस किस से मिलकर बना है। शब्द बना है आधुनिक, शब्द है आधुनिक। आधुनिक शब्द में हमने प्रत्यय जोड़ा ई, और फिर उसके बाद हमने प्रत्यय जोड़ा करण।
तो ये शब्द बना है, अब इससे जुड़ेगा, हमारे प्रत्यय जुड़ते चले जाएंगे। तो आधुनिकीकरण, तो शब्द क्या हो जाता है हमारा, शब्द हो जाता है, शब्द हमारा हो गया आधुनिकीकरण। ठीक है, तो ये शब्द हो जाता है। तो बस आपको ऐसे ही चुनना है। यहाँ पर नी पर बड़ी मात्रा आ गई, कट जाएगा। यहाँ पर करण नहीं है पूरा, यहाँ पर इस पर भी छोटी की मात्रा दे दी, कट जाएगा। अब बचा आपका डी, डी ही हमारा आधुनिकीकरण सही है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि कौन सा शब्द कृतघ्न का समानार्थी शब्द नहीं है। कृतघ्न का समानार्थी शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। तो शब्द ए दिया है अकृतज्ञ, शब्द बी दिया है कृतज्ञ, शब्द सी दिया है नमक हराम और डी दिया है एहसान फरामोश। तो कृतघ्न का मतलब, अब इसके पर्यायवाची बताने हैं। तो कृतघ्न का मतलब होता है जो एहसान नहीं मानता है। तो जो एहसान नहीं मानता है, यही अर्थ लिए हुए जितने सारे शब्द हैं वो इसके पर्यायवाची हैं। अकृतज्ञ का मतलब ही होता है जो एहसान नहीं मानता है, पर्यायवाची हो गया। नमक हराम का मतलब ही होता है जो एहसान नहीं माने किसी का, वो भी नमक हराम को मतलब एहसान न मानने वाला, तो कृतघ्न का पर्यायवाची हो गया। एहसान फरामोश, जो एहसान नहीं मानता है, कृतघ्न हो गया। ठीक है, अब बचा एक कृतज्ञ का मतलब होता है एहसान मानने वाला, तो यही इसका समानार्थी शब्द नहीं है, इसका विलोम हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है प्रतिस्थापित करना है आपको। रेखांकित खंड को, रेखांकित खंड दिया है कंकाल, तो कंकाल शब्द दिया है। अब दिया है वाक्य कहता है आंसू के घर में चोरी हो जाने से वह कंकाल हो गया। तो कंकाल नहीं, अब चोरी हो गई तो क्या होगा, कंगाल होगा। तो कंकाल कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो कंगाल होना चाहिए। तो ककाल दिया है, ककाली दिया है और बदलाव की आवश्यकता है, तो कट जाएगा। डी आंसर आ गया, कंगाल हो गया, डी इसका उत्तर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। दिए गए वाक्यांश के लिए वाक्यांश क्या दिया है, सर से लेकर पांव तक या सर से लेकर पैर तक। तो सर से लेकर पैर तक को क्या कहेंगे, सर्वांग कहेंगे, अपाद मस्तक कहेंगे, संपूर्ण शरीर कहेंगे या नक्सिक। तो सर्वांग नहीं कहेंगे, संपूर्ण शरीर नहीं कहेंगे। नक्सिक का मतलब होता है, नख मतलब नाखून और सिख मतलब चोटी। तो नाखून से लेकर चोटी तक, तो जो नाखून से लेकर चोटी तक होगा उसके लिए नक्सिक बोलेंगे, तो कट जाएगा। अपाद, पाद माने पैर, मस्तक माने सर। तो सर से लेके पैर तक के लिए हम क्या बोलते हैं, पाद मस्तक बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में आपको त्रुटि बतानी है, जिस भाग में त्रुटि है। उसने बच्चों के लिए दुकान से मिष्ठान खरीदा। अब इसमें किस भाग में गलती है, तो उसने बच्चों के लिए मिष्ठान खरीदा, ये तो सही है, लेकिन शब्द में, शब्द की वर्तनी में गलती है। मिष्ठान नहीं, क्या होना चाहिए, मिष्टान होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, मिष्टान होना चाहिए। अब ये दो शब्दों से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, मिष्ट प्लस अन्न से मिलकर बना है। मिष्ट प्लस अन्न, मिष्ट का अर्थ होता है मीठा। ठीक है, तो जो मीठा अन्न है उसी को क्या कहते हैं, मिष्टान कहते हैं। ध्यान रखिए, हिंदुस्तान का 90% व्यक्ति मिष्टान को मिष्ठान ही लिखता है। आप दुकान पर जाएंगे, मिठाई की दुकान पर, वहाँ मिष्ठान ही लिखा रहेगा। पता ही नहीं है लोगों को, बस लिखे जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि असली शब्द क्या है। तो यह शब्द सही होता है। ठीक है, तो जो गलती है वो किस में मिल गई, गलती मिल गई 3 में। 3 में गलती है, तो उत्तर कहाँ है जी, 3 कहाँ लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है ए में, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। रामू की ... केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी ... अधिक बुद्धिमान है। तो यहाँ पे क्या है, 2 शब्दों का प्रयोग होना है, एक उपेक्षा और एक अपेक्षा। तो अपेक्षा का 2 अर्थ होता है, यानी 2 अर्थ होते हैं अपेक्षा के। एक होता है चाहत, चाहना, और एक होता है तुलना के रूप में। तो क्योंकि राजीव की अधिक बुद्धिमान है, यानी राजीव उसकी तो तुलना में अधिक बुद्धिमान है, तो यहाँ पे होना चाहिए अपेक्षा। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अपेक्षा होना चाहिए। अब
यहाँ पे हम देख लेंगे किस किस शब्द में अपेक्षा दिया है। यहाँ तो उपेक्षा दिया है, यहाँ अपेक्षा है और यहाँ अपेक्षा है, यहाँ उपेक्षा दिया है, तो दो तो कट गए। अब पहले में जानेंगे कि रामू की अपेक्षा, अगर हम कहते हैं कि रामू की अपेक्षा इसलिए हुई, यानी तो रामू की तुलना इसलिए हुई, तो ये गलत हो जाएगा। या रामू की चाहत इसलिए हुई, तो चाहत तो नहीं है, वहां तो रामू का तिरस्कार किया जा रहा है। तो तिरस्कार किस शब्द के लिए आता है? उपेक्षा शब्द के लिए। ठीक है, तो उपेक्षा शब्द, तो अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि पहले स्थान पर क्या होना चाहिए। यहाँ तो अपेक्षा दी हुई है तो ये कट जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अपेक्षा, ये तो कट ही गए पहले से। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ उपेक्षा और यहाँ उपेक्षा दिया हुआ है, तो ये तो पहले से ही कट गया इसकी वजह से। तो बचा क्या हमारे पास? एक ही तो बचा, सी, ये हमें मिल गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? उपेक्षा हो जाएगा। और इस तरह से हमारा ये वाक्य पूरा हो गया। ठीक है, तो उत्तर सी हो जाएगा इसमें। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है, कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा विलोम युग्म सम्मिलित नहीं है आपको ये बताना है। गरल और विरल, कृपण और दाता, कोप और कृपा, या गंभीर और अगंभीर। तो गंभीर और अगंभीर एक दूसरे के विलोम होते हैं। कोप क्रोध करना और कृपा दया करना एक दूसरे के विलोम होते हैं। कृपण माने कंजूस और दाता माने दान देने वाला, तो दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। गरल का मतलब होता है विष, जहर, तो जहर का विलोम क्या होगा? जहर का विलोम अमृत होना चाहिए, लेकिन यहाँ विरल दिया हुआ है तो यही गलत हो गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो उत्तर हमारा हो जाएगा ए, यही सुमेलित नहीं है, यानी इसी में विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शब्द नंबर 11 आता है, गंगा से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको। तो यहाँ पर दिया है गंगा से उत्पन्न होने वाला, यानी गंगा की संतान। तो गंगा से उत्पन्न होने वाला मतलब गंगा की संतान की बात हो रही है। तो गंगोत्री का मतलब होता है गंगा जहां से निकलती है, तो ये कट जाएगा। गंगाधर का मतलब होता है गंगा को धारण करने वाला, तो ये कट जाएगा। अब दिया है गांगे, गांगे का अर्थ होता है गंगा की संतान, तो हमने यही कहा है ना, गंगा से उत्पन्न होने वाला, और आगे दिया है गंगा जल, तो ये कट जाएगा। सी इसका उत्तर हो गया। गांगे किसे कहते हैं? जो गंगा से उत्पन्न हुआ है, यानी भीष्म को कहते थे गांगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनना है। समानार्थी शब्द आपको बताना है, दिया हुआ है अनिश्चित। अनिश्चित का पर्यायवाची बताना है आपको कि अनिश्चित का पर्यायवाची क्या होगा। अहितकर होगा, तो अहितकर नहीं, अनिश्चित का मतलब होता है जिसके बारे में हमें निश्चित ना हो, हम या हमें पता ना हो, तो अहितकर कट जाएगा। फिर दिया हुआ है अनिष्ट होगा, तो अनिष्ट भी नहीं होगा। संदिग्ध का मतलब होता है जिसके बारे में हमें नहीं पता हो, तो ये तो उसी का समानार्थी जान रहा है, तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, जिसके बारे में हमें नहीं पता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, मुंह पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा। मुंह पकड़ना मुहावरे का अर्थ होगा, तो इसमें आपको सही अर्थ बताना है। लज्जित होना होगा, अपहरण करना होगा, बोलने न देना होगा, या प्यार जताना होगा। तो मुंह पकड़ने का मतलब होता है किसी को बोलने ही ना दिया जाए, यानी रोक दो, जैसे ही मुंह खोले तुरंत मुंह पकड़ लो, कहने का मतलब उसे टोक दो तो वो बोले ही ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाता है? सी हो जाता है, बोलने न देना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है, प्रतिस्थापित करना है आपको। प्रतिस्थापित करने के लिए वाक्य दिया हुआ है, अभी 7 बजने को 5 मिनट बाकी हैं। तो यहाँ पे 7 बजने को यहीं पे देख लेंगे, 7 बजने को नहीं कहना चाहिए, 7 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। अब आपको उत्तर मिल जाएगा। बदलाव की आवश्यकता है तो ए कट जाएगा। 7 बजने तक ये कट जाएगा। 7 बजने में यही है इसका उत्तर है। 7 बजने पर ये कट जाएगा। सी इसका उत्तर है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? सी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है, कौन से विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? आपको बताना है जिसमें मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। 3-13 होना का अर्थ होगा तय करना, या पवारे होना अत्यधिक लाभ होना, या नानी मरना अर्थात होश न रहना, और 3-5 करना मतलब हुज्जत करना क्या होगा? तो देखो 3-5 करने का भावार्थ हुज्जत करना हो जाता है। नानी मरना मतलब होश न रहना, कहते हैं अरे इसकी तो नानी मर गई, मतलब जिसको होश नहीं रहता तो ये बोलते हैं कि उसकी तो नानी मर गई है ना।
12 होना मतलब बहुत अधिक लाभ हो जाना, और 3-13 होने का भावार्थ होता है सब कुछ नष्ट हो जाना। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, तय करना, तो यही गलत है। तो इसी में अशुद्धि है, यही सुमेलित नहीं है, तो ए आंसर आ जाएगा, यही पूछा है हमसे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, जिसकी वर्तनी शुद्ध है वो बताना है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे पहला शब्द है महत्वपूर्ण। तो महत्वपूर्ण में ये गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा है, महत्व में ये होना चाहिए था। ठीक है, इस तरह से, तो ये गलत हो गया। व्यावहारिकता, व्यावहारिकता तो सही लिखा हुआ है। अब देखेंगे सन्यासी में दिया है तो ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि सन्यासी में यहाँ पे बिंदी होनी चाहिए तब सही होगा। अधीन नहीं होगा, क्या होता है, अधीन होता है, आ का डंडा नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो जो उत्तर है वो हमारा क्या हो गया, बी हो गया। बी में व्यावहारिकता सही लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 हमारा दिया हुआ है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। अब वाक्यांश दिया है व्याकरण जानने वाला, शब्द दिया है व्याकरण जानने वाला। तो चक्र पाणी, जिसके हाथ में, यानी पाणी का मतलब हाथ होता है, जिसके हाथ में चक्र हो तो ये कट जाएगा। व्याकरण का मतलब होता है व्याकरण जानने वाला। वीणा पाणी, जिसके हाथ में वीणा हो तो सरस्वती के लिए आ जाएगा तो कट जाएगा, और पंडित विद्वान को कहते हैं, कट जाएगा। बचा क्या, जो व्याकरण को जानने वाला है उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 हमारा कहता है, अब ये गद्यांश है, अब इसको आपको बताना है। पॉइंट नंबर पहले, प्राचीन समय में भारत विश्व में ... और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो किस चीज का, भारत विश्व में सभ्यता और संस्कृति का, या भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, या भारत विश्व में आचरण और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, या भारत विश्व में दीक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो यहाँ पे आपको क्या चुनना है, तो देखेंगे आचरण नहीं आएगा और दीक्षा नहीं आएगा। ठीक है, दो शब्द आते हैं, सभ्यता और शिक्षा। तो इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे, देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। अब जब देश विदेश के विद्यार्थी की बात हो गई तो स्वाभाविक सी बात है, सभ्यता नहीं शिक्षा की बात कर रहा है ये, तो इसमें हमें उत्तर मिल गया बी। ध्यान दीजिएगा, जब अगर कभी आपको कोई संशय हो या दो शब्दों में ऐसा लगे कि दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, दोनों सही हैं, तो उसके आगे पीछे के वाक्य को पढ़कर देखते हैं, जिससे हमें अनुमान लगता है कि इसमें कौन सा आना चाहिए। तो यहाँ हमें पता चलती है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, शिक्षा आना चाहिए पहले पॉइंट में। ठीक है, क्या आना चाहिए, शिक्षा आना चाहिए। तो हम यहाँ पर शिक्षा लिख लेते हैं। शिक्षा और सभ्यता का, शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत ... को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान के साथ साथ, अब यहाँ पे देखेंगे किसकी बात कर रहा है ये, विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान, अभ्यर्थी को पुस्तकीय ज्ञान, परीक्षार्थी को पुस्तकीय ज्ञान, या शिक्षार्थी को पुस्तकीय ज्ञान। तो हमें पता चलता है कि जब इसने पहले यहाँ पे बात करी है, विद्यार्थी की बात करी है कि विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है परीक्षार्थी भी कट जाएगा, शिक्षार्थी भी, अभ्यर्थी भी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, विद्यार्थी आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे विद्यार्थी को। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान के साथ साथ उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उसे ... शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। किस चीज की शिक्षा प्रदान की जाती थी वो देखते हैं इसके ऑप्शन में। तो उसे मानसिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी, तो मानसिक शिक्षा कहना गलत हो जाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी, तो शारीरिक हो सकता है। उसे आध्यात्मिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी, तो ध्यान दीजिएगा, तो कोई यहाँ पे पहले ही कहा है उसने कि उसको पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, तो आध्यात्मिक ज्ञान तो पहले से ही दे रहे हैं, तो ये कट जाएगा यहाँ पर। फिर आगे के, उसे व्यावहारिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी,
तो देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर, तो स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर तो शारीरिक शिक्षा होगी, इसलिए व्यवहार भी कट जाएगा, तो उत्तर क्या हो गया, बी हो गया। यानी उसको क्या होता था, शारीरिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि उसको क्या किया जाता था, शारीरिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और हमने ये टेस्ट पेपर किए, 20 क्वेश्चन आज हमने किए। तो आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट पेपर के साथ।